Hello everybody, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. बच्चों अभी सैटरडे और संडे को हमारे सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हो, और मैंने उसमें पेपर एनालिसिस उसमें किया था इंग्लिश का पोर्शन। आप में से काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड आई है कि मैम ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन एनालिसिस कराओ टिल अवर नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा टाइम निकालने की ताकि मैं आपको बता पाऊँ। तो मेरी ये कोशिश है कि 10 से 12 क्वेश्चन हम एवरी डे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे। तो आप मेरी इस सीरीज़ पे जुड़े रहिएगा और नीचे ज़रूर बताइए कि ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है गाइस। तो इसमें मैं रैंडम कोई क्वेश्चन उठा लूँगी, एरर फाइंडिंग, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो हमें पार्ट दिख रहा है बच्चे, ये हमारा है एरर फाइंडिंग का। सबसे पहले आपको 3 सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें से आपको एरर फाइंडिंग करनी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। द प्रीस्ट एम्फेसाइज दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियन टू लव ईच अदर। बच्चों जब हम प्रोनाउन की क्लास पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत सारे 10 टाइप के प्रोनाउन डिस्कस करती हूँ। उसमें से एक प्रोनाउन हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या कहता है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बताता है। अगर मेरे पास संख्या ही 2 है तो जो रिलेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और इस रिलेशन को, इस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हम कहते हैं ईच अदर। ये हमारा क्या होता है, ईच अदर। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये ईच अदर का केस है। इंडिया और पाकिस्तान आपस में दुश्मनी में है, ये ईच अदर का केस है, जब संख्या आपके सामने 2 होगी। जब संख्या 2 से ज़्यादा हो जाती है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 4 बच्चे हैं और अगर मैं ये कहूँ कि हर बच्चे ने दूसरे को विश किया, तो ये जो विशिंग कहलाएगी, हर एक ने हर दूसरे को विश किया, और इसको हम कहते हैं बेटा वन अनदर। जब संख्या 2 से ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वन अनदर। आर यू गेटिंग? अब इस सेंटेंस को समझिए, इसमें यही एरर हमें नज़र आ रही है बच्चे कि प्रीस्ट जो कह रहा है, क्या वो 2 व्यक्तियों को बोलेगा कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए? नहीं। तो प्रीस्ट जब बोल रहा है तो वो क्रिश्चियन से बात कर रहा है कि जितने भी क्रिश्चियन हैं हमें हर एक को हर दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो जो एरर आपकी है बेटा ये सी पार्ट में है। आप यहाँ पर एरर करोगे ईच अदर और इसकी जगह पे आप करोगे वन अनदर, क्योंकि प्रीस्ट होगा वो कभी भी 2 व्यक्तियों के लिए बातचीत नहीं करेगा। ये आपकी एरर थी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ओके गाइज, हम इंग्लिश में रूल नहीं पढ़ते हैं, हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर रिलेट करना होगा। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको फर्स्ट सेंटेंस की एरर समझ में आ गई है, जिसका आंसर होगा ईच अदर और इसकी जगह पे आप लिखोगे वन अनदर। आगे बढ़ लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज़ रेनिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 डेज। बेटा जब हम टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं कि सिंस और फॉर जब हम लगाते हैं, मेरी टेंसेज की क्लासेज हैं, आप चाहो तो इस चैनल पे देख सकते हो, जहाँ पर मैंने सिंस और फॉर भरना सिखाया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए कि अगला कह रहा है कि फॉर द लास्ट 3 डेज। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा क्या होता है। सपोज करिए आज हमारी 7 तारीख है ना, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ बच्चे आज 7 तारीख है। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, तो कॉमन सेंस यहाँ पर क्या है, आज 7 तारीख है तो आपको पीछे के दिन में जाना पड़ेगा। इसका मतलब बारिश कब शुरू हुई, 4 तारीख को, ठीक है। 5, 6 और 7 3 दिन पूरे हो चुके हैं और 4th इज गोइंग ऑन। तो जो इतना पार्ट है ये हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आपको यहाँ पर हैज़ बीन करना पड़ेगा, और बारिश आज भी हो रही है तो इसके लिए आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। टोटल मिलाओगे तो ये जो पार्ट है ये परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, दोनों को जोड़ोगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके गाइज, तो आपको साफ साफ जो एरर निकालनी थी वो कहाँ से निकालनी थी, लास्ट 3 डेज। ये आपका हिंट है बेटा, लास्ट 3 डेज। अगर हम लास्ट 3 डेज की बात करेंगे तो ये आपका हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेटा यहाँ पे इज रेनिंग थोड़ी आ सकता है, आपको यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा हैज़ बीन रेनिंग, हैज़ बीन रेनिंग। तो ये आपका आंसर होना चाहिए था, ठीक है। ये कह रहा है कि जो पॉन्ड है वो फ्लडेड हो चुका है पानी से, क्योंकि पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है। 3 दिन पूरे हो गए हैं, चौथा चल रहा है, और इसीलिए तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ बेटा कि आज 2022 है,
अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने पढ़ाना कब शुरू किया बेटा? 2012 में। 12 से लेकर 22 तक आते आते मेरे हाथ में रिजल्ट क्या है? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स पूरे हो गए हैं एंड 11th इज गोइंग ऑन। और ये आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल सिचुएशन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो मैं इसको कह सकती हूँ आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ओके गाइज, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है स्केलिंग द हाई वॉल अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू द होरिजन वॉज सीन। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये हमें नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर हम फ्रेजल वर्ब की बात करें तो रीच अप में और रीच अप टू में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं बात करूं बच्चे रीच अप की, रीच अप टू का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ भिजवाना, ठीक है। लेकिन रीच टू का मतलब होता है किसी स्थान तक पहुंचना, किसी जगह तक जाना। तो हमें कोई चीज़ नहीं भिजवानी है, हमें ये दिखाना है कि होरिजन तक जाती है वो कोई चीज़। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? रीच टू का इस्तेमाल करना है, अप यहाँ से हटा देना है, और यही आपकी एरर भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एरर करनी है, अप को हटा देंगे, रीच टू द होरिजन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन तक पहुँच जाओगे। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। बेटा जब हम प्रोनाउन ही पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक एरर ये भी कर रहे होते हैं कि दो में से कोई एक भी पॉजिटिव में बात करते हैं, दो में से कोई एक, इसका मतलब होता है ईदर ऑफ, ईदर ऑफ, दो में से कोई एक। और अगर हमें कहना हो दो में से एक भी नहीं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नीदर। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, जो हम बातचीत करते हैं अपनी थ्योरी क्लासेस में। साफ साफ यहाँ पर दो की संख्या हमें दिख रही है बच्चे, ये देखिए टू की संख्या दे रखी है, और दो में से कोई एक रोड स्टेशन तक जाता है। तो यहाँ पर आपको एनी ऑफ नहीं लगाना बच्चे, यहाँ पर आपको यूज़ करना है ईदर ऑफ। पॉजिटिव की जब हम बात करेंगे और पॉजिटिव की बात करेंगे, ये एनी से बात समझ में आई है। एनी ऑफ का मतलब होता है ज़्यादा में से कोई एक। ओके, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं ये वाली, और अगर मैं ये कहूँ इनमें से एक, तो वो होगा हमारा वन ऑफ। ओके गाइस, तो ये जो एरर थी हमारी, टू की संख्या को देखते हुए आपको यहाँ पर ईदर ऑफ लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। अगर इस सेंटेंस की बात करें बच्चे, तो जनरली क्वेश्चन इसमें से हु और हुम का आता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो बैलेंस क्रिया यहाँ पर दे रखी है, जितने सब्जेक्ट हैं उतने ही वर्ब हैं, तो हु हमारा बिल्कुल ठीक है, और आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है डी। थ्योरी क्लासेस में मैं आपको बताती हूँ हु कब भरते हैं, हुम कब भरते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, जबकि हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अगर हमारे सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट हैं, सेंटेंस में दो ही सब्जेक्ट हैं, दो ही वर्ब हैं, तो हम हुम का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट में दो वर्ब हैं लेकिन सब्जेक्ट एक है, तो वहाँ पर हम हु का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? मतलब एक सब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है हु, और अगर ऑलरेडी जितने सब्जेक्ट हैं उतनी ही वर्ब हैं, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं हुम का। तो इस सेंटेंस में आपको नो एरर कर देनी है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे जो क्वेश्चन है बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से उठाए गए हैं। अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। इसको हमने फनी वे में कैसे याद किया था? इसका आंसर हो जाएगा एटिमोलॉजिस्ट। फनी वे में बच्चों को ऐसे सिखाया था कि इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी आपको शब्दों के बारे में जानने के लिए, शब्द कैसे बने, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एटिमोलॉजिस्ट। ओके, सो एटिमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, और एक ऐसा व्यक्ति जो ये स्टडी करता है वो कहलाता है एटिमोलॉजिस्ट। ओके, ग्रामेरियन आपको पता होगा क्या होता है। ग्रामेरियन का मतलब क्या होता है? जो ग्रामर की बात करता है। इथनोलॉजिस्ट होता है जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स की जो स्टडी करता है। पॉलीग्लोट वो होता है जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, बहुभाषी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अ बुक विच होल्ड सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, व्यक्ति एक है, एक ऐसी किताब आपने लिखी और उसमें एक ही राइटर के बहुत सारे वर्क्स हैं, तो उसको हम ओमनीबस कहते हैं। ओके, एंथोलॉजी जो होता है वो पोएम्स की स्टडी होता है, बायोग्राफी आप सभी को पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है ओमनीबस। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डेलिबरेटली डैमेज अदर पीपल्स प्रॉपर्टी। तो बेटा इसको हम कहते हैं वेंडल। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे करना है वेंडल। ओके, तो यहाँ पर आप फिट कर देंगे अपना वेंडल।
और वेंडलिज्म क्या होता है? गुंडागर्दी। गुंडागर्दी का मतलब ही क्या समझते हो? कि आप जानबूझ करके चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर और वैम्पायर बेसिकली हमारा क्या होता है? खून चूसने वाला, जैसे कि कोई किसी को तंग करता है, ये राक्षस से रिलेटेड एक वर्ड बन जाता है। क्लियर गाइज? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हमें एंटोनिम बताने हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एंटोनिम का है, ऑपोजिट आपको बताने हैं। तो जब हम फनी वे में निमोनिक मेथड से वोकेबलरी पढ़ते हैं तो हमने ऐसे बनाया था इसको, प्लम और मैट। प्लम होता है आलू बुखारा, मैट यानी कि मैट, फनी वे में तैयार किया था कि आलू बुखारा खा के वो मैट पे गिर गया, तो प्लमेट का मतलब होता है गिरना। ध्यान दो बेटा, अगर सिनोनिम पूछना होता तो मैं फॉल पे चली जाती, लेकिन हमें ऑपोजिट बताना है तो सोर होता है बढ़ना। जैसे चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, सोरिंग, ठीक है, सोरिंग यानी बढ़ना, और प्लमेट का मतलब होता है नीचे गिरना। तो हमें एंटोनिम यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वोलेटाइल। वोलेटाइल को हमने फनी वे में ऐसे याद किया था, वोला और टाइल। वोला नाम का व्यक्ति टाइल बेचता है, और जब जब आप जाओगे ना टाइल्स के रेट वो डिफरेंट डिफरेंट बताता रहता है। तो वोलेटाइल का मतलब होता है जो फिक्स नहीं है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, बदलता रहता है, ठीक है। कैसे याद करोगे इसको? वोला टाइल, वोला की जो टाइल है उनके रेट बदलते रहते हैं, ठीक है। ऑपोजिट अगर बनाना होगा तो हम यहाँ पर स्टेबल कर देंगे, स्टेबल यानी कि जो फिक्स है। फ्रेश, एंग्री और ये फेवरेबल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से दो ऑपोजिट आपको बताने थे। आगे बढ़ लेते हैं। 3 सिनोनिम आपको अभी बताने हैं इस शीट में। मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। मोल में घुमा करके मैंने उसको शांत कर दिया, ये इसका फनी वे था याद करने का। तो ऑपोजिट हमें सिनोनिम बताना है तो एसुएज आप कर देंगे, और हमने फनी वे में ऐसे याद किया था, आंसू आज। एसुएज को क्या बना लिया था? आंसू आज। आंसू आ गए हैं, और रोने से कई बार क्या मिलती है? शांति मिलती है, हल्का हो जाता है आदमी। तो इसी को हम कहते हैं आंसू आज आ गए थे और वो शांत हो गया था। सो मोलिफाई का जो सिमिलर वर्ड होगा वो यहाँ पर हो जाएगा एसुएज, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, तो रुकावट के लिए आपको सिमिलर वर्ड बताना था हाइंड्रेंस, ठीक है, रुकावट, बैरियर, बैरिकेड, इस तरीके से आप इसको बना सकते थे। क्लियर गाइस? आगे बढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा आ रहा है ओडासियस। ओडासियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा साहसी। हमने फनी वे में इसको ऐसे याद किया था, आडासीस। आडाशीस, शीस यानी कि सिर। आडे जो लोग होते हैं वो हमेशा डेयरिंग होते हैं, आडे मतलब जो दुनिया से हटके चलते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डेयरिंग कहते हैं। तो आपके यहाँ पर सिमिलर वर्ड ये जो बन जाता है ये है हमारा डेयरिंग। अनकेयरिंग, बॉइस्ट्रस, इंडस्ट्रियस ये आपके नहीं हो सकते। तो बच्चों ये था हमारा एक छोटा सा सेशन जिसमें हमने जाना कि कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि ये सेशन आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, और आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो एक बार इस वीडियो को देखिए और मुझे अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नेक्स्ट किसी सेशन में आपसे मिलूँगी। टिल द टाइम यू टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।